नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो इम्पोर्टेंट थ्योरी अप्रोचेज वगैरह जो हम कर रहे थे, उसमें आज अपना टॉपिक होने वाला है मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसके अलावा जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने करवा दिए थे। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रहेगा जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा जो एमसीक्यूज है वो मैं आपके टेलीग्राम पे पोस्ट कर रहा हूँ। उसमें हो सकता है कुछ के मैंने जो कमेंट आए थे वो मैंने देखे थे कि कुछ के आंसर की हम प्रोवाइड नहीं करवा पाए हैं, एक दो सेक्शन के, तो वो मैं आपका करवा दूंगा। ठीक है, तो उस पर आपको चिंता लेने वाली बात नहीं है। लेकिन टॉपिक के हिसाब से आपको एमसीक्यूज मिलते रहेंगे। कल भी जो हमने टॉपिक किया था डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, उस पर भी मैंने आपके क्वेश्चन पोस्ट किए थे। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम टॉपिक डिस्कस करते हैं उसके बाद उसके एमसीक्यूज लगा ले तो हमें पता लग जाता है कि टॉपिक को किस वे में हमने समझा है। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले जब भी एग्जाम आप दोगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाता है। तो आज का टॉपिक अपना रहेगा मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। इसके रिगार्डिंग भी आपके जो एमसीक्यूज है प्रैक्टिस के लिए, वो टॉपिक खत्म होने के बाद आई थिंक दिन में 1-2 बजे के आसपास आपको इसके एमसीक्यूज मिल जाएंगे। वो आप टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। उस पर आपका जो मैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पोस्ट कर रहा हूँ, वो भी आप जाके अपना अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि अभी आपका एमपीए असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आ रहा है, तो उसमें काफ़ी हेल्प इसमें मिलेगी। क्योंकि जितने ज़्यादा एमसीक्यूज आप लगाते हैं उतना ही आपका एग्जाम टाइम में जो प्रेशर है ना वो कम होता है। ठीक है, क्योंकि आप इतने एमसीक्यूज लगा चुके होते हैं, उसमें आप एकदम एकदम फ्री फील करते हैं एग्जाम टाइम पे। ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज आपका क्लासेस में भी और जो आपका टेलीग्राम चैनल है उस पर भी पोस्ट करता रहता हूँ। तो इसके अलावा कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें सीधी सी बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में लोग होंगे तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। एक एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है। ऐसा कोई ही एक सिंगल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती जहां पे लोग इंटरेक्ट करते हो, जहां पे लोगों का इंटरेक्शन ज्यादा हो और वहां पे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। और यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा क्लेम करती है कि वहां जो मेंबर हैं उनके एक सिंगल मेंबर के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो कोई भी, आप बिल्कुल बिल्कुल देसी से देसी आदमी से जाके पूछोगे ना, वो भी आपको बता देगा कि घर में दो आदमी होंगे तो दो में भी कॉन्फ्लिक्ट आ ही जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत से लोग रहते हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ी कॉमन बात है कि ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे जो इंटरेक्शन होगा लोगों का आपस में, तो कॉन्फ्लिक्ट आ ही जाता है। वो इनएविटेबल है, वो जरूरी है, मस्ट है, वो आएगा ही आएगा। तो पहले से ही अपना सोच के चले कि जो ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट आएगा उसको कैसे मैनेज करना है। और ये जो कॉन्सेप्ट आपका किसने दिया था, ये जो कॉन्सेप्ट दिया था आपका मैरी पार्कर पॉलेट ने। ठीक है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इस कॉन्सेप्ट में वो बताती हैं कि जो मैनेजिंग जो कॉन्फ्लिक्ट है ना ऑर्गेनाइजेशन में, उसको मैनेज कैसे किया जाए। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट बताती हैं कि इस हिसाब से हमें जो ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको मैनेज किया जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी हिसाब का कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। इसके अलावा इस टॉपिक में हम देखेंगे कुछ फैक्चुअल फैक्ट्स, और उसके बाद मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। उसके हिसाब से आप अपना समझ जाओगे कि ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको मैनेज कैसे किया जाना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन में जो डिपार्टमेंटल जो कॉन्फ्लिक्ट आता है उसको कैसे मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो इनके हिसाब से, मैरी पार्कर फॉलेट के हिसाब से, और इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स है वो काफी जरूरी है। ठीक है, बुक्स इनकी देखें तो इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, एक तो जो पहली है आपकी वो है द न्यू स्टेट। ठीक है, 1920 की। दूसरी है इनकी इम्पोर्टेंट
द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव 1896 की। ठीक है, और तीसरी कौन सी है इनकी इंपॉर्टेंट बुक? वो है क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924 की। ठीक है, और कौन सी है? क्रिएटिव एक्सपीरियंस हो गया, रिप्रेजेंटेटिव हो गया, और एक इनकी इंपॉर्टेंट है डायनेमिक, डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये कब की है इनकी? 1941 की। ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा, क्योंकि ये तो फैक्चुअल कंटेंट हो गया अपना, कि ये जो मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन कि कैसे मैनेज किया जाए, तो वो कॉन्सेप्ट आपका मैरी पार्कर फॉलेट देती हैं, और इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक है ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब आगे आने वाला जो हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे इसमें, कि कौन कौन से स्टेप्स देती हैं, वो तो आपको भी यदि बताए जाएं तो आप भी उनसे एग्री करोगे कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये जो स्टेप्स हैं ये मेरे से भी पूछे जाते हैं, तो मैं भी यही स्टेप बताता हूं। बस इतना सिंपल है, आपको बस नोट डाउन करने वाली चीज ये है। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं या अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो चीज निकल के आती है अपनी, अब हम देखते हैं आइडियाज इनके मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट में। सबसे पहले जो ये आइडियाज देती हैं, आइडियाज ऑफ मैरी। ठीक है, सबसे पहला ये देती हैं, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में वो बताती हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, टू सोल्व द कॉन्फ्लिक्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट को, विद इन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजोल्व किया जाए। वो ये बताती है कि वो, अभी हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी जहां भी लोग इंटरेक्ट करेंगे वहां कॉन्फ्लिक्ट आना जरूरी है, वहां मस्ट हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट आना, क्योंकि जो थॉट्स हैं वो काफी बार मैच नहीं करते। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो पर्सन हैं उनके थॉट्स एकदम कंप्लीटली मैच करते हो, और थॉट प्रोसेस, आइडिया, एक्सप्रेशन ये जब मैच नहीं करते तो कुछ हद तक जो कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन में आने लगते हैं। तो ये बताती हैं कि जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन कैसे जो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है, यदि वो है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, उसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। वो बताती हैं कि जो आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है ऑर्गेनाइजेशन में, वो होना ही होना है। ठीक है, और यदि आपको पहले से पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, वो बताती हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो क्या है? वो है नॉर्मल है, कि ऑर्गेनाइजेशन में जब भी लोग इंटरेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में लोग ही काम करते हैं अपना, तो वहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट होना है वो नॉर्मल है। ठीक है, दूसरा क्या है कि वो है इनइविटेबल, कि जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है ऑर्गेनाइजेशन में वो हो आएगा ही आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो हमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने की प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस पे ध्यान देना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट हो ही ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो नॉर्मल है कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन में होने इनके हिसाब से, और इनएविटेबल है। ठीक है, फिर ये उसके बाद ये बताती हैं कि वो क्या है, ये है अनअवॉइडेबल कॉन्सिक्वेंस। वो ही है कि इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते हम, कि पहली बात तो ये है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है इनके हिसाब से वो आएगा ही आएगा, नॉर्मल है। ठीक है, तीसरा इन्होंने ये दिया कि ये एक क्या है, अनअवॉइडेबल, हम इनको अवॉइड नहीं कर सकते, ये ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस है, इनको हमें कंसिडर ही करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन में हमें इनको एक्नोलेज ही करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये इसके बारे में बताती हैं कि कैसे जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा और उसको एक नॉर्मल कंसीडर वे में लेना पड़ेगा। वो बताती हैं कि जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो क्या है, वो वैल्यूएबल है। क्यों वैल्यूएबल है? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट से क्या निकल के आते हैं, ये करता है क्रिएट न्यू आइडियाज। ठीक है, यदि सबकी थॉट प्रोसेस एक जैसी होगी तो आइडियाज नए नहीं निकल के आएंगे। ठीक है, और जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा इसका मतलब ये है कि जो आइडियाज है और जो थॉट प्रोसेस है उसका मैच नहीं हो रहा। मैच नहीं हो रहा तो डिफरेंट थिंकिंग है, डिफरेंट थिंकिंग है तो डिफरेंट आइडियाज निकल के आएंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट होना सही है, ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यूएबल है। और ये ही ऐसा ही है कि यदि कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो वो वैल्यूएबल है और वो क्या है, वो क्रिएट न्यू आइडियाज करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो नए आइडियाज निकल के आते हैं। ठीक है, या उसको चाहे कोई आइडिया निकल के आ रहा है या किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व करने के लिए जो आइडिया निकल के आएगा वो भी तभी तो निकल के आएगा जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, तभी तो वो आइडियाज निकल के आएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में ये जो 4 से 5 स्टेप है जो मैरी फॉलेट आपका बताती है। ठीक है, अब ये कहती हैं कि जो 3 वेज है, 3 ways टू रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला है आपका, भाई ट्रेडिशनल वे में देखे जाए तो डोमिनेशन। लेकिन डोमिनेशन में क्या है आपका, इजी तो है इंप्लीमेंट करना लेकिन इफेक्टिव नहीं है। भाई डोमिनेशन में ऐसा है कि भाई किसी की डोमिनेशन है, वो प्रेशराइज करके उस कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर सकता है, रिजोल्व तो कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये इजी प्रोसेस है, इंप्लीमेंट करना इजी है। तुरंत मान लो एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन या किसी पे ऑटोक्रेटिक रूल है, राजा को ऑर्डर आ गया चल भाई इसको ऐसे करो, ये डोमिनेशन होगी एक हिसाब से, ये इंप्लीमेंट करना इजी है लेकिन वो लंबे टाइम तक उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने में इफेक्टिव नहीं होगा। वो जो आपका क्या है, जो आपका मान लो उस फैक्ट्री के मैनेजर ने ऑर्डर दे दिया डोमिनेशन के हिसाब से कि इसको ऐसे ऐसे रिजोल्व करो, बिना उस चीज को समझे, तो वो इजी तो होगा लेकिन लंबे टाइम तक उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व नहीं कर पाएगा, तो वो इफेक्टिव कम होगा। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आपका डोमिनेशन के बाद निकल के आता है वो आता है कॉम्प्रोमाइज का। कॉम्प्रोमाइज ऐसी सिचुएशन है जिसको क्या है कि लेस इंटरेस्ट टू यूज इट। भाई बेसिकली यदि ह्यूमन टेंडेंसी को समझा जाए, ठीक है, तो यदि कॉम्प्रोमाइज में ऐसा ही होता है कि जो दोनों ही पार्टियों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हो सकता है किसी का ईगो हर्ट हो जाए कॉम्प्रोमाइज में। ठीक है, तो ये भी ये जो आपका कॉन्सेप्ट है इसमें क्या है कि दोनों ही जो पार्टियां हैं वो लेस जो इंटरेस्टेड होती हैं कॉम्प्रोमाइज करने में। ठीक है, लेकिन जो लास्ट जो बताती हैं ये बताती हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है, बेस्ट वे है। मैरी फोलेट कहती हैं कि जो इंटीग्रेशन है ना किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करवाने के लिए, ये एक बेस्ट वे है। कॉम्प्रोमाइज में क्या है कि भाई कोई डिस्प्यूट हुआ, उस पर आप कॉम्प्रोमाइज किए और अपने अपने रास्ते हो गए कि आगे से एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे, भाई चलो यहाँ से ठीक है, लेकिन उससे क्या है कि एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक आदमी के या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी डिपार्टमेंट के वो चीज चलती रहती कि हाँ वहां पे हमने ऐसे ऐसे कॉम्प्रोमाइज करके रिजोल्व किया था। कंप्लीटली वो चीज बैक ऑफ द माइंड वॉश नहीं होती है। तो जो इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वहां पे जो मैरी फॉलेट कहती है कि ये बेस्ट वे है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने का। ठीक है, इंटीग्रेशन के हिसाब से यदि आपको इंटीग्रेशन नहीं समझ में आया तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मान लो एक सिटी में आपके 2 डिपार्टमेंट है, एक पार्क वाला डिपार्टमेंट है जो पार्क डेवलप करता है आपका, ठीक है, ग्रीनरी वगैरह, और एक है आपका रोड डिपार्टमेंट। ठीक है, अब क्या है दोनों ही डिपार्टमेंट में क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। किस बेस पे कि जो आपके पार्क वाले जो डिपार्टमेंट है वो ये कहता है कि जो जो सिटी में जो पार्क्स हैं वो हम उनको थोड़ा चौड़ा करेंगे ताकि जो लोग हैं उसमें, क्योंकि ये है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और जो सिटी में ग्रीनरी भी है वो भी हमें बढ़ानी है,
तो हम इन पार्क की जो एरिया है वो बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे रोड डिपार्टमेंट क्या है कि आप, वो ये कहता है कि नहीं, हम क्या है, ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, जो रोड है ना उनको चौड़े करेंगे, जो 2 लेन है उसको 4 लाइन कर देंगे, 4 लाइन उसको 6 लाइन कर देंगे, बेसिकली यही है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ जाता है आपके पार्क वाले डिपार्टमेंट और रोड डिपार्टमेंट के बीच में एक शहर में। तो अब उसको रिजोल्व कैसे किया जाए? भाई डोमिनेशन तो ऐसा है कि जो मेन जो अथॉरिटी है आपकी सिटी में, वो उनको कह दे कि भाई इसको ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे करो, ठीक है, डोमिनेशन के हिसाब से। या फिर डोमिनेशन के हिसाब से यदि देखा जाए कि यदि रोड डिपार्टमेंट के पास ज्यादा पावर है तो वो अपना पार्क डिपार्टमेंट को अवॉइड करके अपना काम स्टार्ट कर दे, उसको स्पेस ही ना दे। तो ये तो डोमिनेशन हो गया। कॉम्प्रोमाइज में क्या है कि दोनों अपना थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लें और फिर क्या हो जाता है, जमीन बांट ली थोड़ी बहुत और कॉम्प्रोमाइज करके अपना निकल गई, ये हो गया। लेकिन जो इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें क्या है कि दोनों ही डिपार्टमेंट एक टेबल पे आते हैं, बैठते हैं, ओपन डायलॉग होता है, ठीक है। ओपन क्या है, कॉन्वर्जेशन होती है, आइडियाज शेयर किए जाते हैं कि क्यों हमें जो पार्क्स हैं उनको मतलब चौड़ा करना है या उनका एरिया बढ़ाना है, क्यों हमें जो रोड्स हैं उनको, भाई 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, उनको भी हमें उनका भी एरिया बड़ा करना है। तो वो दोनों ही डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ एक टेबल पे आते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, रीजन अपना शेयर करते हैं और उसके बाद वो एक डिसीजन पे निकलते हैं कि इतना हम क्या करेंगे, इतना एरिया हम पार्क्स को देंगे और इतना एरिया हम रोड पे देते हैं। तो दोनों ही की जो सर्वसम्मति है, उनकी एक पॉइंट पे आके जो उनकी जो सहमति है वो बैठती है, तो वो आपका इंटीग्रेशन में आता है। इससे क्या है कि दोनों का ही जो माइंड है वो सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। दोनों का ही जो स्पेसिफिक जो माइंड है वो सेटिस्फाई हो जाता है कि चलो इस पॉइंट पे हम भी एग्री करते हैं और इस पॉइंट पे पार्क वाला डिपार्टमेंट और रोड वाले डिपार्टमेंट दोनों एग्री करते हैं। तो वहां पे आपका कॉन्फ्लिक्ट दोनों ही डिपार्टमेंट के बीच में रिजोल्व हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये 3 वेज आपके बताए जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने में, ठीक है। अब ये हैं, मैरी फोलेट कहती हैं कि इंटीग्रेशन को अचीव कैसे किया जाए, कि हाउ टू अचीव इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को भाई अचीव कैसे किया जाए? पहला वो कॉन्सेप्ट आपका बताती हैं कि वो बताती हैं कि जो ब्रिंग डिफरेंसेस इन ओपन, ठीक है। दूसरा कि अभी मैंने बताया कि इंटीग्रेशन का एग्जांपल देते हैं, मैंने बताया कि रोड डिपार्टमेंट पार्क डिपार्टमेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको जो डिफरेंसेस हैं उनको ओपन में लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अपनी अपनी ईगो को लेके वो अंदर ही अंदर उसको रिजोल्व करने में लगे हैं, अपनी अपनी पावर को यूज करने में लगे कि मैं ऐसे करके ही रहूंगा, मैं ऐसे करके रहूंगा, मैं पार्क की जो एरिया है उसको बढ़ा के रहूंगा, मैं रोड को बढ़ा के रहूंगा, वो अपने इंटरनली लेके चल रहे हैं। तो ठीक है, जब भी, ये तो आप फैमिली में भी लगा सकते हो कि जब तक आपके फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको बैठ के और जो डिफरेंसेस हैं उनको ओपन वे में आप डिस्कस नहीं करोगे, ओपन में नहीं लेके आओगे सभी मेंबर के आगे, तो वो रिजोल्व नहीं होगा। आप ये सोचो कि भाई एक मेंबर से बैठ के अलग से रिजोल्व करूं, एक मेंबर से अलग से चुपचाप अपना रिजोल्व करूं, तो वो रिजोल्व नहीं होते कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट आपके तभी रिजोल्व होते हैं जब आपके सभी फैमिली मेंबर बैठते हैं और उस उन डिफरेंसेस को आप ओपन में लेके आते हो। तो ऐसे ही यदि जो एग्जांपल हमने लिया रोड का और पार्क डिपार्टमेंट का, तो उनके जो डिफरेंसेस है वो ओपन में लाए जाने चाहिए। तो इंटीग्रेशन अचीव करने का पहला स्टेप आपका मैरी फोलेट ये बताती है कि जो डिफरेंसेस हैं उनको ओपन में लेके आओ, ठीक है। दूसरा वो बताती हैं कि एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जब कॉन्फ्लिक्ट आपका ओपन में आ गया, अब उस कॉन्फ्लिक्ट को एग्जामिन करो कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों उठा है, क्या रीजन है, क्या क्या डिपार्टमेंट जो पार्क वाला जो डिपार्टमेंट है वो क्या रीजन दे रहा है, क्यों उसको जो पार्क का जो एरिया है बड़ा करना है, एग्जामिन करना है कॉन्फ्लिक्ट को। यदि पार्क का एरिया बड़ा करते हैं तो रोड डिपार्टमेंट पे क्या इम्पैक्ट आता है, यदि रोड का जो एरिया है वो हम बड़ा करते हैं तो पार्क डिपार्टमेंट पे क्या जो दिक्कत आती है, क्या चीज वो फेस करता है। तो ये जो एग्जामिनेशन क्या है, ये उस कॉन्फ्लिक्ट को एग्जामिन करना है। तीसरा स्टेप आपका आ गया एंटीसिपेटिंग एंटीसिपेटिंग द कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई अब कॉन्फ्लिक्ट को क्या है, एंटीसिपेट करना है।
बेसिकली यही है कि कॉन्फ्लिक्ट को समझना है कि अब क्योंकि आपने जो डिफरेंसेस है कॉन्फ्लिक्ट है उसको ओपन ले आए कि भाई रोड डिपार्टमेंट पार्क डिपार्टमेंट के बीच में क्या दिक्कत है, एग्जामिन अब दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो एग्जामिन कर लिया आपने। अब आप क्या करोगे, एंटिसिपेट करोगे कॉन्फ्लिक्ट को, उसको समझोगे, ठीक है। और जो लास्ट आपका आता है वो आता है आपका डीपर्सनलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन द ऑर्डर, ठीक है। बेसिकली वही है, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन होता है वैसे ही डीपर्सनलाइजेशन द ऑर्डर किया जाता है इन दी एंड आपका कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करवाने के लिए, ठीक है। किसी एक स्पेसिफिक को तवज्जो ज्यादा नहीं दी जाती, दोनों को ही, जैसे बुद्धिज्म में जैसे मिडिल पाथ का जो कॉन्सेप्ट आपका निकल के आता है कि ना ही लेफ्टिस्ट ना ही राइटिस्ट, तो आपका जो मिडिल पाथ है वो ही अपना जो बेस्ट वे होता है। तो ये आपका जो लास्ट में क्या है कि डीपर्सनलाइजेशन द ऑर्डर आपका किया जाता है इंटीग्रेशन को अचीव करने के लिए। जो मान लो दोनों ही डिपार्टमेंट का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, रोड डिपार्टमेंट और पार्क डिपार्टमेंट का, दोनों को ही मिडिल पाथ लेके उनका एक पॉइंट कि थोड़ा सा एरिया आप लो थोड़ा सा एरिया हम लेते हैं, ठीक है, और एक पॉइंट पे आके दोनों डिपार्टमेंट आपके सहमत हो जाते हैं, उसको इंटीग्रेशन अचीव बोल दिया जाता है मैरी फोलेट के हिसाब से, ठीक है। अब जो दूसरा जो कॉन्सेप्ट आपका वो देती हैं उनका, पहला तो हमने देखा था कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। दूसरा उनका कॉन्सेप्ट है जी, दूसरा उनका कॉन्फ्लिक्ट है वो है पावर अथॉरिटी एंड कंट्रोल। इसको क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज सर्कुलर थ्योरी ऑफ पावर। ये आपको नोट डाउन कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट को पावर अथॉरिटी एंड कंट्रोल, जो कि आपका जो आपके कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करवाने के लिए मैरी फॉलेट आपका देती है, उसको और इस नाम से भी जाना जाता है आपका सर्कुलर थ्योरी ऑफ पावर, ठीक है। इसमें वो क्या बताती हैं आपका कि जो जो स्टेट है ना, वो बताती हैं कि स्टेट डिफाइंस, एक मिनट, स्टेट डिफाइंस पावर एज एबिलिटी टू मेक थिंग्स हैपन। स्टेटमेंट, उनकी जो स्टेटमेंट है वो डिफाइन करती है कि बेसिकली आपको सिर्फ ये पता होता है, मैरी फॉलेट कहती हैं कि पावर क्या है। पावर ये है, पावर एक एबिलिटी है जो कि चीजों को करवाने की क्या है, क्षमता रखती है, ठीक है। मैरी फॉलेट आपकी ये कहती हैं कि जो पावर है वो क्या है, कि वो एक एबिलिटी है जो चीजों को करवाने की क्षमता रखती है, ठीक है। वो अपनी स्टेटमेंट में ये चीज बताती हैं पावर के बारे में, ठीक है। और वो बताती हैं कि पावर जो है ना, पावर क्या है, पावर होनी चाहिए शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे वो बोलती हैं कि जो पावर जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, वो एक सर्कुलर वे में होनी चाहिए, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, सर्कुलर थ्योरी ऑफ पावर। ऐसे टॉप टॉप डाउन मेथड नहीं होना चाहिए कि ऐसे टॉप से ऑर्डर आया ऑर्गेनाइजेशन में और आपके बॉटम तक क्या हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया। ये कॉन्सेप्ट आपका पुराना हो चुका, इससे आपके कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व नहीं होते, ठीक है। जो पावर है ना ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूट भी किस वे में, सर्कुलर वे में, ठीक है। इसलिए आप देखते होंगे कि जब भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, तो राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उसमें यहाँ 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 चेयर्स होती है,
ठीक है। और राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें बेसिकली क्या डिफाइन किया जाता है, एक टेबल से, सर्कुलर टेबल से, कि इक्वालिटी दिखाई जाती है कि किसी के पास पावर ज्यादा नहीं है, सब बराबर हैं। ठीक है। और यहीं पे यदि राउंड टेबल चेयर को मैं हटा के, सर्कुलर चेयर को हटा के मैं ऐसी चेयर रखता हूं, नहीं ऐसी टेबल रखता हूं जिसमें एक चेयर यहां है, बाकी चेयर यहां है। ठीक है। बाकी चेयर्स यहां है। तो यहाँ पे देख के आपको क्या लगता है कि ये जो इंसान है ना, इसके पास सबसे ज्यादा पावर है। ठीक है। बाकी ये तो अपने काम करने वाले। ऐसी यदि, तो इसलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का सिस्टम यही है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सर्कुलर टेबल इसलिए रखी जाती है कि जो भी इसके जो मेंबर होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होंगे या किसी मीटिंग के मेंबर होंगे, वो जब भी सर्कुलर वेव टेबल पे रखी जाती है तो बेसिकली वहां पे यही सिग्नल दिया जाता है कि जो जो सभी मेंबर हैं उसमें से किसी एक के पास पावर ज्यादा नहीं है, सब इक्वल हैं, इक्वालिटी को शो किया जाता है। ठीक है। तो इसलिए ही जो हम हिस्ट्री में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखते हैं, तो बेसिकली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को दिखाने का तरीका यही था कि जो इक्वालिटी, जो पावर में किसी को एक को बॉस कंसिडर ना करती हो। ठीक है। तो ये भी एक ये कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो सर्कुलर पावर, थ्योरी ऑफ पावर है, उसको ऐसे भी एक टेबल कॉन्सेप्ट से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो वो बताती है कि जो पावर है ऑर्गेनाइजेशन में वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, टॉप डाउन अप्रोच आपकी नहीं होनी चाहिए। और वो बताती है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर फंक्शनल इन नेचर। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन में आपकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो फंक्शनल होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। और वो बताती हैं कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करवाने के लिए आपको फैक्ट कंट्रोल करने चाहिए। ठीक है। ना कि मैन कंट्रोल करने चाहिए। ठीक है। कि आपको यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो फैक्ट्स है ना उनको समझने पड़ेंगे। ठीक है। क्योंकि आप फैक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि ऑर्गेनाइजेशन में जो आदमी काम कर रहे हैं यदि उनको कंट्रोल करने लगे ना, तो आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कभी रिजोल्व नहीं होगा। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपका 2 पॉइंट अपने, मैंने आज जो मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट है इन ऑर्गेनाइजेशन, मैरी फॉलेट का, उसमें कंप्लीट कर दिए हैं। दूसरा अपना क्या था, आपका था पावर, अथॉरिटी एंड कंट्रोल। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे मैंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बताया था, वो ही आपको ध्यान रखना है। तो वो जैसे आपके दिमाग में आएगा तो सर्कुलर थ्योरी ऑफ वो समझ में आ जाएगा कि इसको क्यों बोलते हैं। ठीक है। तीसरा आपका आता है कोऑर्डिनेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए। यदि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना है तो कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, इसको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि यदि एक ही आदमी को बेसिकली फोकस करके देखा जाएगा तो जो कॉन्फ्लिक्ट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो रिजोल्व नहीं होंगे। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मेंबर वर्क करते हैं उनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, अच्छा कोऑपरेशन होना चाहिए। तभी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन जो गोल होता है, आउटपुट, प्रॉफिट, वो आपका निकल के आएगा और नए नए आइडियाज आपके निकल के आएंगे और कॉन्फ्लिक्ट इजिली रिजोल्व हो पाएंगे। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट तभी होते हैं जब आइडियाज का कॉन्वर्जेशन ना हो। ठीक है। यदि मान लो किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्व करने का तरीका ये नहीं है कि वो दो लोग या वो दो डिपार्टमेंट आपस में बात ही ना करें कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया। बात नहीं करेंगे, भले ही वो दो लोग हो या दो डिपार्टमेंट हो, वो जब तक बात नहीं करेंगे, आइडियाज शेयर नहीं करेंगे, कॉन्वर्जेशन नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, कोऑपरेशन नहीं करेंगे, तो उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कभी रिजोल्व नहीं हो सकता। एक टेबल पे नहीं आएंगे वो। ठीक है। और फोर्थ जो लास्ट पॉइंट है वो आपका आएगा लीडरशिप। ठीक है।
और लीडरशिप के लिए इनकी स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट, वो कहती है कि लीडर क्या है? लीडर इज ए मैन हु कैन energize his group and who knows how to encourage initiative। बेसिकली मैरी फोलेट के हिसाब से लीडरशिप क्या है कि एक लीडर है जो कि क्या कर सकता है, जिसको पता है कि जो ग्रुप उसके लिए काम कर रहा है, जिस ग्रुप में वो काम कर रहा है, उस ग्रुप को कैसे एनर्जाइज करना है और उस ग्रुप में कैसे नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए और नए आइडियाज को कैसे वहां पे उस ग्रुप में एनकरेज किया जाए, उस ऑर्गेनाइजेशन में नए आइडियाज को कैसे एनकरेज किया जाए और उस ग्रुप को कैसे मोटिवेट रखा जाए। तो लीडर, और मैंने आपको पहले जो अप्रोच बताई थी, लीडर और मैनेजर में आपको डिफरेंस बताया था, लीडरशिप और मैनेजरशिप में आपको डिफरेंस भी बताया था मैंने, कि लीडर वही होता है, वो क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में उन लोगों के साथ जो काम कर रहा है, उसको पता है कि जो उसके साथ जो ग्रुप काम कर रहा है उसको कैसे एनर्जाइज करना है, कैसे न्यू आइडियाज इनिशिएट करना है और कैसे न्यू आइडियाज को जो वो ग्रुप में जो मेंबर है वो भी एक्सेप्ट करे, कैसे उन ग्रुप के मेंबर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है, वो एक प्रॉपर लीडर होता है। ठीक है, वो कोई नया आइडिया इनिशिएटिव हुआ, उसके लिए मान लो कुछ लोगों की सहमति नहीं मिली, तो एक लीडर का काम होता है कि उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए बाकी सभी जो ग्रुप है उनको क्या करे, एनकरेज करे, उनको बताए कि कैसे ये बहुत जरूरी है। तो बेसिकली यही मैरी फलेट आपका बताती है, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका टॉपिक आज का कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे आपको इजीली समझ आया होगा। आपको सिर्फ इसमें एक दो फैक्ट याद रखने हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन मैरी पार्कर फॉलेट ने दिया था। दूसरा, इनकी जो बुक्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सिर्फ आपका यदि कोई भी क्वेश्चन बनता है एथिकल टाइप या जैसे भी, तो आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल याद रखना है, पार्क डिपार्टमेंट वाला और रोड डिपार्टमेंट वाला। उसके बाद आपका सारा ये इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपका बनता है तो वो रिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है, आई थिंक 50-100 क्वेश्चन मैं आपका पोस्ट कर दूंगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि टॉपिक को आपने किस डायरेक्शन में समझा है। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज लगाओगे तो एमसीक्यूज में आपको पता लग जाएगा कि आपने जो टॉपिक है उसको जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव से तो देख लिया, अब जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको कैसे करोगे। ठीक है, तो वो मैं टेलीग्राम पे आपका पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले, जो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।